चीज मुझे यहाँ पे आपसे शेयर करना है, अनाउंस करना है यहाँ पे कि अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स आते हैं, 50 प्लस लाइक्स इस वीडियो में आते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकली इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन करेंगे। हम लोग इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन को प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी जल्दी 50 प्लस लाइक्स होगा, जितनी जल्दी हम लोग 50 प्लस लाइक्स को क्रॉस करेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग चीज को परफॉर्म, उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, राइट। ये जो पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन हमने डिस्कस किया, इसे कहते हैं इन विवो पॉलन जर्मिनेशन। क्यों? बिकॉज ये जो पॉलन का जो जर्मिनेशन हो रहा है, ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, कोई आर्टिफिशियली इसको किया नहीं जा रहा है। लेकिन एक और चीज होता है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। अब आप कहोगे कि सर हमारे एनसीईआरटी में तो इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन के बारे में दिया ही नहीं गया है। आपके एनसीईआरटी में है। जैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, वैसे ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में या लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को, पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, और पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने बायोटिक को भी देखा, अबायोटिक को भी देखा, और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को भी देखा, और उसके साथ साथ हमने क्या डिस्कस किया था, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस को भी डिस्कस किया था। मतलब अब तक क्या हो चुका है, अब तक पॉलन ग्रेन बन चुका है, फीमेल गैमेट बन चुका है, और पॉलन ग्रेन एंथर से डेhiscence होने के बाद आके हमारे स्टिग्मा में गिर चुका है। अब आगे हमें डिस्कस करना है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को। पॉलन जब स्टिग्मा में गिरता है, उसके बाद जो इंटरैक्शंस होते हैं, आज उनके बारे में या उन इवेंट्स के बारे में हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो चीज है वो क्या है कि मान लो कि कोई एक स्टिग्मा है, उस स्टिग्मा के ऊपर कोई भी पॉलन आके गिरेगा तो ये वो पॉलन क्या जर्मिनेट कर पाएगा? द आंसर इज नो। कोई भी पॉलन आके अगर स्टिग्मा के ऊपर गिरा तो वो जर्मिनेट कर नहीं पाएगा, मतलब उसमें से पॉलन ट्यूब नहीं निकलेगा, या अगर पॉलन ट्यूब निकल भी गया तो वो स्टाइल में ही उसका ग्रोथ जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब इस चीज को आज हमें इन डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे क्या? हेडिंग डालेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शंस। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, हेडिंग डालेंगे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन, वेरी गुड। चलो मान लेते हैं कि ये एक स्टिग्मा है, ये एक स्टिग्मा है, और नीचे है स्टाइल, और नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मान लेते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन आके गिरा। ये गिरा है पॉलन ग्रेन ए, ये गिरा पॉलन ग्रेन बी, ये गिरा पॉलन ग्रेन सी, एंड ये गिरा है पॉलन ग्रेन डी। ये है ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी। ए क्या है? ए कौन सा पॉलन है? यहां लिखते हैं ए कौन सा पॉलन है, बताओ। ए है ओन फ्लावर, पॉलन ग्रेन फ्रॉम ओन फ्लावर, पॉलन ग्रेन फ्रॉम ओन फ्लावर। बी क्या है? पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट, पॉलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट। सी क्या है? पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज, बट सेम स्पीसीज। अलग प्लांट से ये पॉलन ग्रेन आया है बट स्पीसीज जो है वो सेम है, सेम स्पीसीज। एंड डी क्या है? डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट स्पीसीज। यहां पे प्लांट भी डिफरेंट है और स्पीसीज भी डिफरेंट है, स्पीसीज भी क्या है? डिफरेंट है, राइट। अब मुझे बताओ कि यहां पे कौन सा पॉलन जर्मिनेट कर पाएगा? सबसे पहले जो कैंसिल आउट होगा वो कौन है? वो है डी। क्यों? बिकॉज ये इसका क्या हुआ, इसका स्पीसीज ही चेंज हो गया। तो कोई और स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आके अगर गिरेगा तो क्या यहाँ ये जर्मिनेट कर पाएगा? द आंसर इज नो। तो पहले ही कौन निकल गया? पहले ही हमारा डी जो है वो निकल गया। अब मान लो ये जो स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा हमने ड्रॉ किया है, ये मान लो कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है, राइट।
सेल्फ इनकॉम्पेटिबल के बारे में हमने इन डिटेल में लास्ट वीडियो में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर डिस्कस किया था, जहां हमारा मेन मकसद क्या था कि वेरिएशंस को हमें इंक्रीज करना है और इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करना है किसे, क्रॉस पॉलिनेशन को, और डिस्करेज किसे करना है, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो मान लो अगर ये एक सेल्फ इनकॉम्पेटिबल स्टिग्मा है तो क्या ये अपना ही पॉलन ग्रेन, अपने ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगा? द आंसर इज नो। क्या ये किसी और फ्लावर का लेकिन सेम प्लांट का ही ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर देगा? नहीं, ये भी नहीं करने देगा। तो ये भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन? सी। तो सी कौन है? सी डिफरेंट प्लांट से है लेकिन सेम स्पीसीज का है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सी में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन हम ज्यादा से ज्यादा इंकरेज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमें वेरिएशन मिलेगा, हमें और सुपेरियर वैरायटी मिलेगा, राइट? तो इसी वजह से यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सी जो है वही जर्मिनेट कर पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहां पे कितने पॉलेंस गिरे? 4, लेकिन सक्सेसफुल पॉलिनेशन कितना हुआ? सिर्फ 1। तो पॉलिनेशन, 4 पॉलिनेशन, क्या लिखेंगे यहां पे? लिखेंगे 4 पॉलिनेशंस, 4 पॉलिनेशंस, but only one successful pollination। यहां पे पॉलिनेशन तो 4 हुए हैं, 1 2 3 4, लेकिन सक्सेसफुल कितना हुआ? सिर्फ 1। तो इसका मतलब यहां से क्या पता चल रहा है हमें? यहां से ये पता चल रहा है कि पॉलिनेशन का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है। राइट टाइप यानी इनकॉम्पेटिबल है, सॉरी कॉम्पेटिबल है, ये जरूरी नहीं है, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यहां लिख दें, यहां लिख देते, चलो यहां लिखते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉलिनेशन does not guarantee the transfer of right type, within bracket लिखेंगे compatible, does not guarantee the transfer of right type of what? Right type of pollen grain, on stigma, मतलब पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं करता है, पॉलिनेशन ये गारंटी करता है कि पॉलन आके गिरेगा स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन ये गारंटी नहीं करता है जो पॉलन गिरा है वो राइट टाइप है या वो कॉम्पेटिबल है। वो कॉम्पेटिबल है या इनकॉम्पेटिबल है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा पिस्टल, या एकदम एक्यूरेटली कहूं तो ये डिसाइड करेगा स्टिग्मा, राइट? तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? द पिस्टल विद इन ब्रैकेट लिखेंगे स्टिग्मा has the ability to choose between compatible and incompatible and incompatible pollen grains। इसका मतलब क्या है कि स्टिग्मा या पिस्टिल के पास वो एबिलिटी है कि वो अपने लिए चुन सकता है कि इसमें से कॉम्पेटिबल कौन है और इसमें से इनकॉम्पेटिबल कौन है, राइट? ये चूज कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर
स्टिग्मा कैसे चूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं उसे बोल सकता हूं कि आप मुझे पसंद हो, या कोई मुझे ना पसंद है तो मैं उसे बोल सकता हूं कि आप मुझे पसंद नहीं हो, राइट, ये मैं बोल सकता हूं। लेकिन प्लांट तो बोल नहीं सकता। पिस्टिल क्या बोल सकता है कि भाई पॉलन ए आप मुझे पसंद नहीं हो, पॉलन सी आप मुझे बहुत पसंद हो, ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, मुंह से तो नहीं बोल सकता। लेकिन उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू वो बात करते हैं। वो मैकेनिज्म क्या होता है? वो मैकेनिज्म होता है केमिकल डायलॉग्स। मतलब पॉलन, हर एक पॉलन के साथ एक स्टिग्मा या पिस्टिल का एक केमिकल इंटरेक्शंस होगा, जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था। इसमें क्या होगा? इस पॉलन के साथ इस पॉलन का, इस पॉलन के साथ इसका, इस पॉलन के साथ इसका, इस पॉलन के साथ स्टिग्मा का क्या होगा? केमिकल इंटरेक्शंस होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इंटरेक्शन स्टिग्मा बताएगा इनको को कि ए को, बी को एंड डी को बताएगा कि आप मेरे लिए कॉम्पेटेबल नहीं हो, तो मैं आपको जर्मिनेट करने नहीं दे सकती। ऑन द अदर हैंड सी से कहेगा कि आप मुझे पसंद हो तो आप जर्मिनेट कर सकते हो, राइट। तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब मैं जो ये बोल रहा हूं ये स्टेप वाइज में नहीं होता, पहले गिरा फिर वो बोलेगा, फिर इसको, पहले इसको बोलेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डायनामिक है, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहा है, बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, राइट, इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। तो क्या लिखेंगे? इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। it is a मतलब pollen pistil interaction, it is a dynamic process involving what? Involving recognition of pollen, pollen को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, राइट, कि वो कॉम्पिटिबल है या वो इनकॉम्पिटिबल है। फॉलोड बाय प्रमोशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो कॉम्पिटिबल निकला तो उसका प्रमोशन होगा, वो जर्मिनेट कर पाएगा, वो पॉलन ट्यूब को ग्रो कर पाएगा। और इनहिबिशन, प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन रिकॉग्निशन करेगा। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन, पॉलन को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन। तो पॉलन को रिकॉग्नाइज करना कि वो कॉम्पिटिबल है या वो इनकॉम्पिटिबल है, ये बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ? रिकॉग्निशन ऑफ पॉलन फॉलोड बाय, अगर वो कॉम्पिटिबल निकला तो उसको प्रमोशन मिलेगा, अगर वो कॉम्पिटिबल नहीं है तो उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा ऑफ पॉलन, राइट। तो क्या लिखेंगे? इट इज डन बाय, ये कैसे होता है? ये जो टोटल प्रोसेस है ये कैसे होता है? इट इज डन बाय continuous chemical dialogues, between pollen and, बताओ और क्या होगा? between pollen and आपका क्या हो जाएगा? and pistil, मोर प्रिसाइजली अगर कहूं तो स्टिग्मा, राइट। तो ये है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का बेसिक एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन। क्या हुआ कि पॉलिनेशन का ये गारंटी नहीं करता है कि ये पॉलिनेशन जो हुआ है इसके थ्रू जर्मिनेशन होगा ही, ये एश्योर नहीं करता है। इस चुनने का हक किसे है? इसे चुनने का हक पिस्टिल या स्टिग्मा को है। स्टिग्मा कैसे इसको चुनता है? थ्रू केमिकल डायलॉग्स। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछता है कि आपको कौन सी मूवी पसंद है, हॉरर मूवी, कॉमेडी मूवी, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर। मेरा कॉमेडी पसंद है, आपको भी है पसंद, ओके ठीक है। मुझे भी यहाँ घूमने जाना पसंद है, आपको भी पसंद है, ओके ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में क्वेश्चंस आस्क करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे ये लोग भी करते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये चूज करते कि हाँ भाई ये सी जो है ये मेरे लिए सही है, राइट? ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलन पिस्टल इंटरैक्शंस, राइट? अब ये क्या होगा, अब तक क्या हुआ, अब तक पॉलन आके गिरा एंथर से और स्टिग्मा में बोला कि सी मुझे पसंद है। स्टिग्मा ने किसको चूज किया? सी पॉलन को चूज किया, राइट? अब क्या होगा, अब जितने भी इवेंट्स आएंगे तो ये जो इवेंट्स थे ये किसके अंदर आते थे? ये अंडर पॉलिनेशन के अंदर ही आते थे। लेकिन अब जो इवेंट्स होगा, मतलब यहां से जो आपका पॉलन ट्यूब निकलेगा, फिर पॉलन ट्यूब नीचे जाएगा, फिर ओव्यूल के अंदर जाएगा, फिर एम्ब्रायो सैक के अंदर जाएगा, ये जो सारे प्रोसेस है ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के अंदर। तो हेडिंग डालेंगे, एक सब हेडिंग डालेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। क्या सब हेडिंग डालना है? ठीक है, हेडिंग नहीं, सब हेडिंग डालना है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ये एक सब हेडिंग हो गया, राइट? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या होंगे? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जो चीज होगा वो क्या? pollen germinates on stigma and produces pollen tube through germ pore, तो क्या करेगा? जब स्टिग्मा ने डिसाइड कर लिया कि सी मेरे लिए परफेक्ट है, तो क्या करेगा? अब सी वाला जो पॉलन था वो क्या करेगा? वो जर्मिनेट करेगा और उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगा पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कहां से निकलता है? जर्म पोर से निकलता है, राइट? अब क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब जैसे ही पॉलन ट्यूब निकला, उस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होगा? जितने भी पॉलन के जितने भी कंटेंट थे, क्या क्या था पॉलन के अंदर? 60% ऑफ पॉलन जो होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होते हैं, तो हम उसी को पकड़ के काम करेंगे, ठीक है? तो अगर 2 सेल्ड स्टेज में ये शेड ऑफ हुआ है तो क्या होगा कि पॉलन ट्यूब में क्या क्या प्रेजेंट होगा? एक तो ट्यूब न्यूक्लियस होगा, देन साइटोप्लाज्म होगा और थर्ड जेनरेटिव सेल होगा। तो ये तीनों कहां आ जाएंगे? ये तीनों आ जाएंगे पॉलन ट्यूब के अंदर। तो क्या लिखेंगे? द कंटेंट फ्रॉम पॉलन, कौन सा कंटेंट? ये याद रखना है, ट्यूब न्यूक्लियस, देन साइटोप्लाज्म एंड थर्ड आपका हो जाएगा जेनेटिव सेल, राइट? द कंटेंट फ्रॉम pollen ट्रांसफर टू द पॉलन ट्यूब के अंदर आ जाएगा, टू द पॉलन ट्यूब। अब ये जो पॉलन ट्यूब है कहां से ग्रो करेगा? थ्रू द टिश्यूज ऑफ व्हाट? थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू, टिश्यूज के थ्रू वो आगे बढ़ेगा और कहां पहुंचेगा? एंड रीच द ओवरी। द pollen tube grows through the tissues of stigma and style के टिश्यूज से ये क्या करेंगे? ग्रो करते हुए आगे बढ़ेंगे और कहां पहुंचेंगे? स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड reaches
ओवरी, एंड फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचेंगे। ठीक है, ओवरी में पहुंच गए। ये जो पूरा का पूरा पॉलन ट्यूब जो ग्रो कर रहा है ना, मतलब जैसे पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर गया, फिर स्टिग्मा से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा, नीचे नीचे नहीं जाएगा, स्टाइल में, स्टाइल से जाएगा ओवरी में। तो ये जो पूरा का पूरा जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है, ये कैसा ग्रोथ है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, थ्रू केमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ये है केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक मूवमेंट होता क्या है, ये चीज बस सुन लो और याद रखने की कोशिश करना। मूवमेंट, केमोट्रॉपिक मूवमेंट है ये चीज सुन के याद रखने की कोशिश करो, लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था, एम्ब्रायो सैक था। एम्ब्रायो सैक में माइक्रोपाइलर एंड में क्या प्रेजेंट थे, सिनर्जिड्स प्रेजेंट थे। तो वो जो सिनर्जिड्स होते हैं ना, वो कुछ कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, राइट, कुछ कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, मतलब वो एज अ सिग्नल काम करता है। वो जो केमिकल निकलता है सिनर्जिड से, वो एज अ सिग्नल काम करता है। अब देखो सिनर्जिड के पास अब पॉलन ट्यूब कहां से आ रहा है, पॉलन ट्यूब आ रहा है स्टिग्मा से, स्टिग्मा से अंदर 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 आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा डार्क सिचुएशन है। मतलब तुमको एक बहुत बड़े रूम में रखा गया है और जो पूरा का पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी लाइट नहीं है। तो मान लो उसी रूम में आपका कोई फ्रेंड है, तो उस फ्रेंड के पास अगर आपको पहुंचना है तो वो फ्रेंड क्या करेगा, आपको आवाज देगा, राइट, सुनो मैं यहां हूं। आप उस आवाज को ट्रैक करते हुए उसके पास जाओगे, राइट। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जितने भी हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जितने भी चीजों की बात कर रहे हैं, उनके पास तो मुंह है नहीं, तो वो बात तो नहीं कर सकते। वो क्या कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल सिग्नल दे सकते हैं। जैसे आपके फ्रेंड ने क्या किया, मुंह से सिग्नल दिया कि मैं यहां हूं, आ जा इधर, तो आप जाओगे उस तरफ। अब ये क्या करेगा, ये सेम चीज को करता है लेकिन केमिकल के थ्रू, ये केमिकल सिग्नल्स देते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो आपके सिनर्जिस्ट होते हैं वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं एज अ सिग्नल, और उसी सिग्नल को फॉलो करते हुए ये जो पॉलन ट्यूब है वो ग्रो करते जाता है। पहले स्टिग्मा में, फिर स्टिग्मा से स्टाइल, फिर स्टाइल से ओवरी, ओवर से ओव्यूल के अंदर, फिर ओव्यूल से फाइनली पहुंचता है एम्ब्रायो सैक के अंदर। ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो होता है वो केमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है। और ये केमिकल कौन रिलीज करता है, ये केमिकल रिलीज करता है आपका सिनर्जिड। ठीक है, सिनर्जिड जो है वो केमिकल को रिलीज करता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन आते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि हो सकता है पॉलन ग्रेन जो है वो टू सेल्ड स्टेज में, जो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है, हो सकता है जो पॉलन ग्रेन है वो टू सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ हुआ हो। अगर ऐसा कंडीशन हुआ, टू सेल्ड स्टेज में अगर शेड ऑफ हुआ पॉलन ग्रेन, तो क्या होगा, तो होगा ये पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है, द जेनरेटिव सेल, राइट। और जेनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाता है, मेल गैमेट्स, जो हमने ऑलरेडी देखा है, राइट। तो क्या होगा, द जेनरेटिव सेल कहां है, जेनरेटिव सेल अभी पॉलन ट्यूब के अंदर है, राइट। जेनरेटिव सेल inside pollen tube divided mitotically and produces and give rise to gives rise to two male gametes during when, during the growth of pollen tube, during the growth of pollen tube। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर टू सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ हुआ है तो जो जेनेरेटिव सेल है वो कहां, जब पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है तभी वो क्या करेगा, तभी वो जेनेरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट्स बनाएंगे, टू मेल गैमेट्स बनाएंगे। ये हमें याद रखना है, राइट। अगर थ्री सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ हुआ है तो क्या होगा, अगर मान लो कि थ्री सेल्ड स्टेज में शेड हुआ है तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि डेहिसेंस होने से पहले ही
पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, डेhiscence होने से पहले ही पॉलन ग्रेन के अंदर जेनेटिव सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड कर चुका है और 2 मेल गैमेट्स बना भी चुके हैं, राइट। तो क्या होगा, 3 सेल स्टेज में केस में क्या होगा, द पॉलन ट्यूब, इस केस में क्या होगा, द पॉलन ट्यूब carries 2 male gametes, 2 male gametes from the beginning, मतलब शुरू से ही 2 मेल गैमेट को कैरी करके ला रहे होंगे, राइट, फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर है। तो 2 सेल्ड स्टेज में ये कंडीशन होगा और 3 सेल्ड स्टेज में ये वाला कंडीशन देखा जाता है, ठीक है। एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। मान लो ये पॉलन ट्यूब है, ये कौन सा लेयर है बताओ, ये एक्साइन वाला लेयर है क्योंकि इसमें हम लोग ऑर्नामेंटेशन देख रहे हैं, और ये मान लो जर्म ट्यूब है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, राइट। तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, ऐसे पॉलन ट्यूब निकलेगा, राइट, पॉलन ट्यूब निकलेगा। दिस इज पॉलन, दिस इज नथिंग बट द पॉलन, दिस इज पॉलन ट्यूब। अब क्या था, ट्यूब न्यूक्लियस था। ट्यूब न्यूक्लियस जो होगा वो एकदम सामने प्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एकदम फ्रंट में प्रेजेंट होगा। उसके आसपास क्या रहेगा, उसके आसपास रहेगा डेंस साइटोप्लाज्म। क्या रहेगा, डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। और यहां पे क्या होगा, यहां पे जेनरेटिव सेल जो है, ये जेनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस करेगा और 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे। दिस इज मेल गैमेट्स 1 एंड दिस इज मेल गैमेट्स 2, राइट। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द जेनरेटिव सेल, दिस इज नथिंग बट द जेनरेटिव सेल, क्योंकि जेनरेट कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस, क्योंकि जेनेटिव सेल जो है वो n है तो n से n बनाना है। और ये क्या है, 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स। यहां पे मैंने डिवीजन को दिखाया है, या तो जेनेटिव सेल होगा और 2 मेल गैमेट्स होगा। ऐसा नहीं है कि जेनेटिव सेल भी प्रेजेंट है और 2 मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है, ऐसा मत लिख के आना, ठीक है। या तो जेनेटिव सेल होगा और आपका 2 मेल गैमेट्स होगा। बस मैंने आपको यहाँ पे डिवीजन जो है वो मैंने करके दिखाया। सो दिस इज द ओवरऑल इवेंट्स अब तक। तो अब तक क्या हुआ, पॉलन गिरा, स्टिग्मा मैंने चूज किया कि ये ही मेरा पॉलन है। पॉलन ने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे कहां तक पहुंच गया, धीरे धीरे ये पहुंच गया ओवरी तक, ओवरी तक ये पहुंच गया। अब आगे जाके क्या करना है, इसे आगे जाके इसको ओव्यूल के अंदर जाना है और फिर उसे जाना है एम्ब्रायो सैक के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके मुझे एक कंसेप्ट को आपको समझाना है, नहीं तो कंफ्यूज होते हैं लोग, स्टूडेंट्स खास करके, कि भाई देखो हम लोग सिर्फ ओवरी को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये स्टाइल का पार्ट है और ये है ओवरी। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द ओवरी, राइट। ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर लॉक्यूल है, हमको सबको पता है लॉक्यूल है, ये वाला लॉक्यूल है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है प्लाजेंटा, राइट, यहाँ पे प्लाजेंटा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है ओव्यूल। दिस इज नथिंग बट द ओव्यूल। तो जो पॉलन ट्यूब है वो कहां पहुंचा, वो ओवरी तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। अब उसे सबसे पहले कहां एंटर करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे एंटर करना पड़ेगा ओव्यूल के अंदर, उसके बाद ही वो एंटर कर पाएगा एम्ब्रायो सैक के अंदर। पहले फर्स्ट स्टेप में उसे ओव्यूल के अंदर जाना है, उसके बाद उसे एम्ब्रायो सैक में जाना है।
ओव्यूल के अंदर एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि वो एम्ब्रायो सैक में पहुंच गया, नो, ठीक है। अब ये जो ओव्यूल के अंदर ये जाएगा, ये क्या वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइल के थ्रू ही जा सकता है? द आंसर इज नो। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब 95% ऑफ एंजियोस्पर्म, जस्ट अ मिनट, यस, चलो, 95% ऑफ एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होता है कि पॉलन ट्यूब एंटर किया, फिर ओवरी के अंदर, फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा थ्रू माइक्रोपाइल। 2 to 3% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये पॉलन ट्यूब ओवरी के अंदर आएगा, फिर डायरेक्ट चेलेजा के थ्रू आ जाएगा ओव्यूल के अंदर, राइट। और 1% केस में क्या होता है कि ये आएगा पहले ओवरी के अंदर, फिर इंटेगुमेंट्स के थ्रू ये एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर। तो ये चीज हमें याद रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें जो एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की वो माइक्रोपाइल के थ्रू होता है, लेकिन 2 to 3% ऐसे भी होते हैं जो चेलेजा के थ्रू एंटर करते हैं, और 1% ऐसे भी होते हैं जो इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर करते हैं। लेकिन एक चीज हमें ध्यान देना है, वो क्या है कि ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी वो कहीं से भी हो सकता है, चेलेजा भी से भी हो सकता है, माइक्रोपाइल से भी हो सकता है, इंटेगुमेंट से भी हो सकता है, लेकिन एम्ब्रायो सैक के अंदर जो आपका पॉलन ट्यूब एंटर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा और कोई एंड से नहीं करेगा। क्यों वो माइक्रोपाइलर एंड से करेगा? बिकॉज माइक्रोपाइलर एंड में उसका फ्रेंड खड़ा है जो उसे आवाज दे रहा है कि इधर मैं हूं, मैं इधर हूं, इधर आ जा, राइट। वो फ्रेंड कौन है? नथिंग बट द सिनर्जिड्स जो केमिकल रिलीज कर रहे हैं, केमिकल सिग्नल दे रहे हैं, किसे? पॉलन ट्यूब को, राइट। तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, तो पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 6, द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, द एंट्री ऑफ pollen tube inside what? Inside the ovule। ओव्यूल के अंदर कैसे इंसाइड कर सकता है? तो 3 तरह से ये अंदर जा सकते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? नंबर 1 क्या हो सकता है? थ्रू माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के थ्रू हो सकता है। और किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू चैलेजा हो सकता है, थ्रू चैलेजा हो सकता है। और किसके थ्रू हो सकता है? और हो सकता है आपके इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। कैसे? इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है, राइट। अगर माइक्रोपाइल के थ्रू हुआ तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। क्यों? बिकॉज माइक्रोपाइल ऑलरेडी एक पोर प्रेजेंट है, पोर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके थ्रू जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोरोगैमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। क्या बोलेंगे? पोरोगैमी। अगर हम बात करें चैलेजा के थ्रू तो तब हम इसे क्या बोलेंगे? चैलेजोगैमी। चैलेजोगैमी, सिंपल, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर इंटेगुमेंट्स के थ्रू हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? मीजोगैमी। वाई मीजोगैमी? देखो ओव्यूल में कितने पोल होते हैं? 2, या तो चैलेजा या फिर आपका माइक्रोपाइल। तो ना ही माइक्रोपाइल का ना ही चैलेजा का, कहां से? बीच में से। तो बीच का कुछ हुआ तो तब उसे हम लोग किस वर्ड से डिनोट करते हैं? मीजो से, मीजोगैमी। ना माइक्रोपाइल से ना चैलेजा से, कहां से? इंटेगुमेंट से, तो दैट इज कॉल्ड मीजोगैमी। अब हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करेंगे 3, ताकि, क्योंकि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट को समझाना है जो आगे के जो लाइन्स है उनमें काम आने वाला है, ठीक है। चलो, आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो अगर डायग्राम से इस चीज़ को समझोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हमने क्या ड्रॉ किया? 3 एनाट्रोपस ओव्यूल ड्रॉ किए, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर है एम्ब्रायो सैक। ये एक है, ये दूसरा, और ये हमारा हो गया तीसरा। तो पोरोगैमी में क्या होगा? पोरोगैमी में बताओ, ये है, ये मान लेते हैं ओवरी, दिस इज ओवरी, दिस इज ओवरी, मतलब लॉक्यूल, और ये प्लेजेंटा,
ये भी प्लाजेंटा और ये भी प्लाजेंटा। एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ, पॉलन ट्यूब सबसे पहले एंटर करेगा कहाँ, ओवरी के अंदर। पुरोगैमी में क्या होगा, पॉलन ट्यूब आएगा और आके एंटर करेगा किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू। चैलेजोगामी में क्या होगा, पॉलन ट्यूब आएगा और डायरेक्ट चैलेजा के थ्रू एंटर कर जाएगा ओव्यूल के अंदर। और यहाँ पे क्या होगा कि पॉलन ट्यूब पहले ओवरी में आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इंटेगुमेंट्स के थ्रू वो एंटर करेगा कहाँ, ओव्यूल के अंदर। लेकिन तो यहाँ कैसे आया, माइक्रोपाइलर एंड से, यहाँ चैलेजल एंड से और यहाँ से इंटेगुमेंट से। लेकिन अगर उसे ओव्यूल से एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करना है तब वो कैसे करेगा, तब वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक वो आया, फिर माइक्रोपाइल से एंटर किया कहाँ पे, ओव्यूल के अंदर, फिर माइक्रोपाइलर एंड से ही वो एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले चैलेजा के थ्रू एंटर किया ओव्यूल में, फिर यहाँ से वो ऐसे टर्न लेगा और फिर यहाँ से एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर। इस केस में क्या होगा, इंटेगुमेंट्स के थ्रू एंटर किया कहाँ, ओव्यूल के अंदर, लेकिन ओव्यूल से एम्ब्रायो सैक कैसे जाएगा, थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होगी वो कहीं से भी हो सकती है, वो माइक्रोपाइल से भी हो सकता है, चैलेजा से भी हो सकता है और इंटेगुमेंट से भी हो सकता है। लेकिन एम्ब्रायो सैक के अंदर जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा तो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोपाइलर एंड से ही करेगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उसका दोस्त खड़ा है। क्लियर है। सो यही चीज हमको आपको समझानी थी, जो नेक्स्ट वाले लाइन में काम आएगा। क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 7, पॉलन ट्यूब enters the embryo sac at माइक्रोपाइलर एंड, कहाँ से एंटर करेगा, एट माइक्रोपाइलर एंड through synergids, through one of the synergid cell, through one of the synergid cell, दो सेल में से कोई एक सेल में आएगा अंदर synergid cell with the help of filiform apparatus, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि फिलीफॉर्म apparatus क्या कर रहे थे, जो पॉलन ट्यूब था उसको गाइड कर रहा था ताकि वो पॉलन ट्यूब जो है वो सही सलामत एंटर कर सके, राइट। और इसके बाद वाले जितने भी चीजें हैं वो हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगर हमको ये बोलना पड़े कि भाई पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को एक सेंटेंस में अगर हमें समराइज करना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, अगर पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन को हमें एक सेंटेंस में समराइज करना पड़े तो हम लोग क्या बोलेंगे, all the events from deposition of pollen on stigma until entry inside the ovule, are together referred to as
pollen pistil interaction, pollen pistil interaction, इसका मतलब क्या हुआ? इंटरैक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? जब पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट किया, वहां से लेके जब तक पॉलन ट्यूब एंटर करता है ओव्यूल के अंदर, तब तक जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, राइट? जितने भी इवेंट्स होने हैं मतलब क्या है? पॉलन ट्यूब जनरेट होगा, वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन ग्रेन जनरेट होगा, वहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, फिर पॉलन ट्यूब धीरे धीरे स्टिग्मा को, फिर स्टाइल को कवर करते हुए आएगा एम्ब्रायो सैक के ओव्यूल के पास, फिर ओव्यूल में एंटर करेगा, फिर फाइनली वो एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक में। ये पूरे के पूरे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम लोग समराइजली क्या बोल सकते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है? उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं एक साथ? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। दिस इज ऑल अबाउट पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन, राइट? अब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हम लोगों ने अब तक पढ़ा, राइट? ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हमने डिस्कस किया, इसे कहते हैं इन विवो पॉलन जर्मिनेशन। क्यों? बिकॉज ये जो पॉलन का जो जर्मिनेशन हो रहा है ये नेचुरल तरीके से हो रहा है, कोई आर्टिफिशियली इसको किया नहीं जा रहा है। लेकिन एक और चीज होता है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। अब आप कहोगे कि सर हमारे एनसीईआरटी में तो इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन के बारे में दिया ही नहीं गया है। आपके एनसीईआरटी में है। जैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन, वैसे ही आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, राइट? इसी वजह से मैं कहता हूं कि अगर आप ये सोचते हो कि एनसीईआरटी को मैं मतलब रट लूंगा तो आप गलत हो, राइट? एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटी चीज़ें हैं जिसको आपको समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट? अभी आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे कि सर नहीं है, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन है ही नहीं एनसीईआरटी में। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको तुरंत एनसीईआरटी में दिख जाएगा, राइट? और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपसे शेयर करना है, अनाउंस करना है यहाँ पे कि अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स आते हैं, 50 प्लस लाइक्स इस वीडियो में आते हैं, तो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करेंगे? हम लोग प्रैक्टिकली इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन करेंगे। हम लोग इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन को प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, राइट? तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी जल्दी 50 प्लस लाइक्स होगा, जितनी जल्दी हम लोग 50 प्लस लाइक्स को क्रॉस करेंगे, उतना ही जल्दी हम लोग चीज़ को उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है? मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ठीक है? बाकी 50 प्लस लाइक्स लाने की जिम्मेदारी जो है वो आपकी है, ठीक है? चलो क्या लिखेंगे? इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। इन विवो क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे पिछले वाले को इन विवो बिकॉज वो नेचुरली हो रहा था। लेकिन यहां हम लोग क्या करेंगे? एक लैबोरेटरी कंडीशन में स्पेशली इंड्यूस करेंगे पॉलन को, ताकि वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करें, राइट? कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेंगे एक ग्लास का स्लाइड, एक ग्लास स्लाइड लेंगे हम लोग, राइट? क्या करेंगे? एक ग्लास स्लाइड लेंगे, उसके ऊपर हम लोग 1 ड्रॉप ऑफ 10% सुक्रोज सॉल्यूशन रखेंगे। सॉल्यूशन 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज और शुगर कुछ भी बोल सकते हो आप। 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज यहाँ पे रखेंगे, 1 ड्रॉप। उसके ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे? उसके ऊपर हम लोग पॉलन ग्रेन्स को डाल देंगे। दिस आर नथिंग बट पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। अब हम लोग वेट करेंगे 15 to 30 मिनट्स, और 15 to 30 मिनट्स बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिकली पॉलन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज ऑफ द पॉलन, पॉलन कौन से स्पीसीज का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आफ्टर क्या होगा? आफ्टर 15 to 30 मिनट्स पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन बिगिंस। मतलब 15 to 30 मिनट के बाद क्या होगा? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाएगा। अब आप एनसीईआरटी में जाके देखिए, आपको मिल जाएगा। दैट इज इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन,
राइट। और एक आखिरी चीज बचा है, दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और इसके खत्म होते ही हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा खत्म। एक बार मैं मोबाइल चेक कर लेता हूँ, कहीं ऑफ तो नहीं हो गया, नहीं चल रहा है। चलो क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, राइट। व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? तो क्या लिखेंगे, द क्रॉस पॉलिनेशन between two different desired, ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी कर दिया, डिजायर्ड, वो कैरेक्टर हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर होना चाहिए। क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिजायर्ड स्पीसीज और sometimes two genera to produce what? To produce superior variety। obviously superior variety हमें प्रोड्यूस करना है, superior variety, to produce superior variety for commercial use, under crop development program। under what? Under crop development program। इसे हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज को हम लोग हाइब्रिडाइज करते हैं, या कभी कभी हम लोग टू डिफरेंट जेनरा को भी हाइब्रिडाइज करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। क्यों? ताकि हम लोग एक सुपेरियर वैरायटी बना सके, राइट। किसके लिए? कॉमर्शियल यूज के लिए। और ये किसके अंदर आता है? ये आता है क्रॉप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, जस्ट एज्यूम कर लो कि मान लो एक फ्रूट है जो खाने में बहुत टेस्टी है, लेकिन उसका साइज इतना छोटा है या इतना कम ग्रो होता है वो कि उसका डिमांड इतना ज़्यादा है लेकिन उतना लोगों को मिलता नहीं है। तो अब उस फ्रूट को क्या किया जाएगा, एक अलग फ्रूट के साथ उसका क्रॉस पॉलिनेशन किया जाएगा। क्यों? ताकि इस फ्रूट का टेस्ट रहे और साइज जो है वो इस वाले फ्रूट के जैसा हो जाए, राइट। ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा तो क्या होगा, फ्रूट का साइज बड़ा हो गया तो डिमांड जो है मार्केट में इस फ्रूट की, वो डिमांड भी फुलफिल हो जाएगी। तो इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को चलाया जाता है। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी की तरह आपको ये चीज़ बोला, इतना आसान है नहीं चीज़, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन मोटा मोटी चीज़ जो है वो ऐसा ही होता है कि दो स्पीसीज को यहाँ पे किया जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, और कभी कभी दो जेनरा को भी किया जाता है, राइट। अब क्या होता है, अब देखो क्या होगा। अब ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, ऑब्वियसली इसके कुछ क्राइटेरिया होंगे, राइट। ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। तो इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्राइटेरिया। तो इसके क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या होगा, नंबर 1 क्राइटेरिया होगा इसका कि ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन शुड बी यूज्ड। ऐसा नहीं कि किसी का भी पॉलन ग्रेन लाके डाल दिया, नो। जो कैरेक्टर हमको चाहिए, मान लो एक प्लांट है, उस प्लांट में हमें कुछ कैरेक्टर दिखा, वो कैरेक्टर हमें पसंद आया, वो कैरेक्टर हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स है। तो अब उस कैरेक्टर की वजह से हम लोग क्या करेंगे, उस प्लांट के एंथर को जो पॉलन ग्रेन होगा उसको हम लोग चूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ओनली डिजायर्ड pollen should be used। सिर्फ और सिर्फ डिजायर्ड पॉलन ही यूज किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, मान लो कि स्टिग्मा जो है वो एक्सपोज्ड कंडीशन में है, तो अब हम कितना भी डिजायर्ड पॉलन ले आए लेकिन उसमें कोई भी पॉलन आके गिर सकता है और जर्मिनेट कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस स्टिग्मा को कवर्ड करना पड़ेगा, राइट। दूसरा क्या होगा,
प्रोटेक्ट स्टिग्मा फ्रॉम अनवांटेड पॉलन, अनवांटेड पॉलन से हमें स्टिग्मा को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। ये 2 क्राइटेरिया है। तो अगर क्राइटेरिया है कुछ, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स भी लाना पड़ेगा, राइट। तो वो टेक्निक्स क्या क्या होंगे, देखो टेक्निक्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे 2 टेक्निक्स बेसिकली यूज की जाते हैं। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है कि मान लो कि ये थैलमस है, इसके ऊपर मान लो ओवरी आ गया, राइट, क्या आ गया, ओवरी आ गया, और यहां से मान लो आ गया इसका एंथर, राइट। अब हमें क्या करना है, इस स्टिग्मा के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर पॉलन ग्रेन को ही लाके डालना है और उसे जर्मिनेट करना है। तो अगर ये 2 एंथर रह जाएंगे तो क्या होगा, इस 2 एंथर के जो पॉलन ग्रेन्स है वो भी आके गिर सकता है, तो ऑटोगैमी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 एंथर को डिलीट करना पड़ेगा, यहां से हटाना पड़ेगा, कट डाउन, इनको हटाना पड़ेगा। इस हटाने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इमैस्कुलेशन। व्हाई इमैस्कुलेशन, राइट, ई एंड मैस्कुलेशन। मैस्कुलिन जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। यहां पे किसको हटाया जा रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को इवैक्यूएट या एलिमिनेट किया जा रहा है। सो एलिमिनेट मैस्कुलिनिटी मतलब एलिमिनेट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। मतलब मैस्कुलिन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है मेल के लिए, राइट। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ही हटाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे, इमैस्कुलेशन। अब देखो इमैस्कुलेशन तो हो गया, लेकिन अगर ये स्टिग्मा मान लो इमैस्कुलेशन होने के बाद अगर ये ओवरी या ये स्टिग्मा अगर ऐसे ही ओपन पड़ा रहे तो क्या होगा, कोई भी पॉलन ग्रेन आ जाएगा, आके गिर जाएगा, राइट। और उसे हमें क्या करना है, उसे हमें रोकना है, राइट। तो इसी वजह से क्या करना पड़ेगा हमको, एक बैग से हम क्या करेंगे, एक बैग के थ्रू इसको हम लोग कवर कर देंगे, एक बैग से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। कि बैगिंग का मतलब क्या हुआ, बैग से हमने कवर कर दिया। और ये बैग किससे बना होगा, ये बैग बना होगा बटर पेपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बैग का बटर पेपर होना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, राइट। बैगिंग। अब देखो ये सब होता कब है, ये होता है जब फ्लावर थोड़ा सा इमैच्योर कंडीशन में रहे। इमैच्योर कंडीशन में ही इनके एंथर हटा दिए जाते हैं और इस जो ओवरी है या इस जो गाइनोइशियम है इसको कवर कर दिया जाता है बटर पेपर वाले बैग से। लेकिन ये तो अभी तक मैच्योर हुआ नहीं है, राइट। तो जब ये ओवरी या ये पर्टिकुलर गाइनोइशियम जब मैच्योर होता है तब हम क्या करेंगे, तब हम आएंगे, इस बैग को हटाएंगे, डिजायर्ड पॉलन को यहाँ पे छिड़केंगे और फिर से बैग को ढक देंगे। मतलब पहले बैगिंग करते हैं, ढक दिया बैग से, जैसे ही मैच्योर हुआ क्या करेंगे, अनबैग्ड करेंगे ताकि हम लोग डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को छिड़क सकें। फिर अनबैग्ड, जैसे ही डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को छिड़क दिया फिर से रिबैग्ड करेंगे। तो पहले बैगिंग, फिर अनबैग्ड ताकि पॉलन ग्रेन डाल सके, उसके बाद देन अगेन रिबैग्ड ताकि फिर से कोई दूसरा पॉलन नहीं आ पाए, और तब तक छोड़ देते हैं जब तक वो फ्रूट में कन्वर्ट ना हो जाए और फ्रूट जब तक अच्छा खासा ग्रो ना कर जाए तब तक के लिए हम लोग उसे छोड़ देते हैं, राइट। अब इसी को हमको क्या करना है, इसी को हम लोग को वर्ड्स में लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाइसेक्सुअल। हमने जो देखा वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या किया जाता है, अगर हम बात करें बाइसेक्सुअल फ्लावर की, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है इमैस्कुलेशन। क्या बोला जाता है, इमैस्कुलेशन। What is emasculation? It is nothing but the cut down of male reproductive structure, cut down of stamens with the help of
help of a pair of with the help of a pair of what? With the help of a pair of forceps. राइट? फॉरसेप्स के थ्रू, फॉरसेप्स यानी क्या है? फॉरसेप्स यानी चिमटा, ये जो चिमटा लाइक होता है ना, आप लेबोरेटरी, आपका अगर लेबोरेटरी किट है तो वहाँ पे आपको फॉरसेप मिल जाएगा, राइट? फॉरसेप से, दोनों फॉरसेप से क्या किया जाता है? एक से पकड़ा जाता है, इससे तोड़ा जाता है, राइट? अ पेयर ऑफ फॉरसेप से कट डाउन किया जाता है स्टैमेंस को। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद किया जाता है बैगिंग, राइट? उसके बाद क्या किया जाता है? बैगिंग। व्हाट इज बैगिंग? What is bagging? Covered the emasculated flower with the help of a bag made up of what? Made up of butter paper. Sorry, made up of butter paper, right? तो क्या किया जाता है? जैसे ही इमैस्कुलेट कर दिया, जैसे ही स्टैमेंस को निकाल दिए, हमने क्या किया? तुरंत उस बैग को, फ्लावर को बैग से ढक दिया जाता है। और बैग किससे बना है? वो बैग बना है बटर पेपर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्लियर है? दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, किसकी बात करते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर की। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केस में क्या होगा? यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो मतलब यहाँ पे इमैस्कुलेशन वाला पार्ट तो खत्म ही हो गया, राइट? इमैस्कुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फीमेल फ्लावर को ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा बैगिंग। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैगिंग होगा। और कहाँ होगा बैगिंग? कहाँ होगा बैगिंग? ये होगा आपके फ्लोरल बड में, बड कंडीशन में, राइट? मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले ही उसको बैगिंग कर दिया जाएगा, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? द फीमेल फ्लावर bud covered by the bag before covered with the bag before opening of flower, before opening of फ्लावर ओपन होने से पहले ही उसको क्या कर दिया जाएगा? बर्ड कंडीशन में ही उसको, मान लो कि ये बर्ड है, ये खिलता है, राइट? लेकिन उसको बर्ड कंडीशन में ही उसको बैगिंग कर दिया जाता है, राइट? और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फ्लावर थोड़ा सा खिलेगा ताकि हम वहाँ से मतलब स्टैमेंस को यहाँ पे निकाल सके। थोड़ा सा, छोटा सा ही खिलेगा, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। और यहाँ पे क्या होगा? बर्ड कंडीशन में ही हम इसको ढक देंगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया कि अगर इस वीडियो में 50+ लाइक्स आ जाएंगे तो हम लोग प्रैक्टिकली इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, इन विट्रो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन को प्रैक्टिकली यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? चलो, तो आज हमने क्या क्या कवर किया? पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन कवर कर लिए, इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन कवर कर लिया, और हमने हाइब्रिडाइजेशन भी कवर कर लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। फिर मिलते हैं कल बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।